Hello everyone, welcome to the YouTube channel Botany for All. In our today's video, I'm going to discuss about some of the questions of the CSIR NET February 2022 exam. That was of June 2021 exam actually, but held on the February 2022 on the 17th of February. For the life sciences subject, it was held in the two shifts. One is the morning or the forenoon shift, another one is the afternoon shift. So basically, I'm going to discuss about the questions of the shift 2 right now. In the upcoming time, I'll be discussing the shift 1 also. So if I talk about some topics from the part B as well as the part C. So there was a question on the photorespiration. Although plant diversity or we can say the plant sciences are more asked in the shift 1. Shift 1 में ज़्यादा question पूछे गए थे plant पर. So there was a question about the photorespiration in the shift 2 also. तो photorespiration में कुछ options दिए गए थे. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स जो है वो चूज करने थे. तो एक कुछ ऐसा स्टेटमेंट था कि पहला प्रोडक्ट जो है वो ग्लाइकोलेट बनता है. तो ये स्टेटमेंट जो ऑफ कोर्स रॉन्ग था क्योंकि पहला प्रोडक्ट ग्लाइकोलेट नहीं फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट. एक स्टेटमेंट था कि ग्लाइसिन जो है वो पेरोक्सीसोम से माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट होता है. तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट था. तो इसके अलावा कुछ ऐसे ही अगर आप पाथवे देखेंगे फोटो रेस्पिरेशन का तो उससे रिगार्डिंग 3-4 जो है स्टेटमेंट थे, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करने थे. तो एक इनकरेक्ट तो यही था कि ग्लाइकोलेट जो है वो बनता है पहला प्रोडक्ट, वो नहीं बनता एक्चुअली. इसी तरह से कोई एक स्टेटमेंट और रहा था. जब आप पेपर आ जाएगा ऑफिशियली रिस्पॉन्स शीट आएगा तो हम लोग देख पाएंगे सारे ऑप्शन. सो वन क्वेश्चन वाज ऑन दी प्लांट मेटाबॉलिज्म, दैट इज दी फोटो रेस्पिरेशन, जिसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो वो चूज करने थे. मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन द इंडक्टेंस एंड कॉम्पिटेंस. तो डेव बायो भी काफी सारी पूछी गई थी शिफ्ट 2 में. इंडक्शन पे एक क्वेश्चन था तो वहां भी कुछ स्टेटमेंट थे. ये भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था कि इंडक्शन क्या होता है. तो वहां एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट था. इसमें एक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने थे तो कुछ स्टेटमेंट जो थे वो इनकरेक्ट थे. लाइक उसमें एक था कि इंडक्शन होने पर जो इंडक्टिव सेल है वो रिस्पॉन्ड करती है. ऐसा नहीं है, टारगेट सेल जो है वो रिस्पॉन्ड करती है. तो वो जो रिस्पॉन्स करती है उसे हम कॉम्पिटेंस कहते हैं. तो कहा गया था कि कॉम्पिटेंस भी जो है वो इंडक्टिव सेल प्रोड्यूस करती है. ऐसा नहीं है. तो वो स्टेटमेंट जो वो इनकरेक्ट था. तो इस तरह से करेक्ट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज करके जो क्वेश्चन बन रहा था. सो इट वाज अनदर इजी वन फ्रॉम द डेव बायो. देयर वाज वन क्वेश्चन ऑन द पीएफके रेगुलेशन, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, जो कि ग्लाइकोलिसिस का एक एंजाइम है. तो यहाँ भी अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था कि एएमपी जो है इसको इनहिबिट करते हैं. तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट था क्योंकि एएमपी प्रमोट करते हैं पीएफके की एक्टिविटी को. ये ग्लाइकोलिसिस से क्वेश्चन फॉस्फोफ्रक्टेज काइनेज 1 की एक्टिविटी को. ऐसे ही था कि एटीपी प्रमोट करते हैं. तो ये बात भी बिल्कुल अपोजिट थी क्योंकि एटीपी इनहिबिट करता है. तो एक स्टेटमेंट था कि फ्रक्टोज जो है 1,2 बाइफॉस्फेट ये इनहिबिट करता है. तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट था क्योंकि फ्रक्टोज 1,2 बाइफॉस्फेट जो है ये प्रमोट करता है इसकी एक्टिविटी को, ना कि इनहिबिट. तो ऐसे करके ये इनकरेक्ट था और इसी से जो है क्वेश्चन बन रहा था. आई गेस ये 2 मार्क्स में था. आई एम नॉट श्योर, हो सकता है 4 नंबर में भी हो, बट मोस्ट प्रोबेबली 2 नंबर में ये पूछा गया था, यानी पार्ट बी में. तो एक ये क्वेश्चन था फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज से. रैस मैप काइनेज पाथवे पे भी एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था जिसमें क्वेश्चन मार्क दिया गया था और सिग्नलिंग दी गई थी. लाइक GRB2 यहाँ क्वेश्चन मार्क था, वो SOS को एक्टिवेट करता है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क था. और फिर आगे जाकर रैस प्रोटीन एक्टिवेट होते हैं, वहां भी क्वेश्चन मार्क था. तो यहाँ क्वेश्चन मार्क्स में पूछा गया था कि A क्या है, B क्या है, C क्या है. तो जैसे रैस मैप के पाथवे याद था वो इजिली क्वेश्चन मार्क्स को जो वो आंसर कर सकते थे. तो एक रैस मैप के पाथवे पर भी क्वेश्चन था अबाउट सेल सिग्नलिंग. एक नाइट्रस ऑक्साइड सिग्नलिंग पर भी था. ठीक है, कि एनो जो है वो किसको एक्टिवेट करती है. तो एनो के आने के बाद देखिए एनो सिंथेज जो एंजाइम होता है वो आर्जिनिन और नाइट्रोजन ऑक्साइड को जो है प्रोड्यूस करता है. उसके बाद ये जाती है और एक एंजाइम एक्टिवेट होता है ग्वानिन साइक्लेज. तो वहां ऑप्शन थे एडेनाइलेट साइक्लेज, एडेनाइल साइक्लेज, एडेनाइट साइक्लेज या ग्वानिन साइक्लेज. तो ये ग्वानिन साइक्लेज को एक्टिवेट करती है जो साइक्लिक जीएमपी को जो है, सॉरी जो जीएमपी उसको कन्वर्ट करता है साइक्लिक जीएमपी में. तो ये भी एक क्वेश्चन था एनो सिग्नलिंग पे. एक क्वेश्चन था मेल्टिंग पॉइंट पर कि डीएनए का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किस स्ट्रैंड का ज्यादा होगा. तो ऑफ कोर्स जिसमें जीसी रिच होगा जो भी, तो काउंट कर सकते थे हम किसमें ग्वानिन या साइटोसिन ज्यादा है. कुछ डीएनए स्ट्रैंड्स दिए गए थे लाइक इसमें AT या जो है A या T का कंसेंट्रेशन ज्यादा है. एक था जिसमें G और C का कंसेंट्रेशन. तो 4 ऑप्शन थे, चारों में हम देखेंगे कि G या C किस में ज्यादा है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है. G C कुछ भी काउंट कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग जो था वो मेल्टिंग पॉइंट था. तो ये भी 4 मार्क्स में था.
ये भी एक अनदर इजी क्वेश्चन था जो इजीली हम कर सकते थे। डीएनए एप्लीकेशन पर एक क्वेश्चन था एज यूजुअल, एक एप्लीकेशन फोर्क दी गई थी जिसमें ओरिजिन इधर दिखाया गया था। उसका मुझे डायरेक्शन जो है एग्जैक्टली याद नहीं है कि फोर्क का डायरेक्शन जो है किस तरफ दिखाया गया, हालांकि फोर्क इधर रहेगी, यहाँ से ओरिजिनेट होते हुए इधर फोर्क ओपन हो रही है। ओके, ये ओरिजिन ऑफ सेंटर दिखाया था उसका। एक स्ट्रैंड शायद पोलैरिटीज के अकॉर्डिंग है, तो इसमें देखिए आई एम नॉट श्योर, बट इसमें फ्रेगमेंट्स पूछे गए थे एज यूजुअल जो पूछे जाते हैं। तो एक तो ये यूनिडायरेक्शनल था, ऑप्शन में दिया गया था कि बाई डायरेक्शनल है या यूनिडायरेक्शनल है, और जहां तक मुझे ऑप्शंस याद है या जैसा मुझे बताया गया है तो उसके अकॉर्डिंग तो सी पहले बनेगा। ठीक है, सी फ्रेगमेंट पहले बनेगा और यूनिडायरेक्शनल जो है वो ट्रांसपोर्ट था उसमें। ठीक है, एक फोटो सिस्टम पर क्वेश्चन था। फोटो सिस्टम पर जो है PS2 और D1 सिंथेसाइज करता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि एक्सेप्टर कौन होते हैं फोटो सिस्टम 2 में। तो यहां दिया गया था कि फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन्स को प्लास्टोक्यूनिन या यूबिक्यूनिन, नॉट प्लास्टोक्यूनिन, ओके प्लास्टोक्यूनिन वाज गिवन, दिया गया था कि इलेक्ट्रॉन्स को प्लास्टोक्यूनिन एक्सेप्ट करता है सबसे पहले। ये एक स्टेटमेंट थी, हमें चूज करना था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट से करेक्ट कौन से इसमें। तो फोटो सिस्टम वाले क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि पहला एक्सेप्टर जो होता है वो फियोफाइटिन होता है, फियोफाइटिन। तो ऐसे करके क्वेश्चन था मेटाबॉलिज्म से फोटो सिस्टम पर भी। सेल साइकिल पर एक क्वेश्चन था, सेल साइकिल, सेल साइकिल में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे कि स्टेटमेंट दिए गए थे साइक्लिन जो वो डिग्रेड होते हैं। ठीक है, तो ये बात ठीक है एकदम, क्योंकि साइक्लिन हर एक फेज के बाद डिग्रेड होते हैं। फिर लिखा गया था कि सीडीके भी डिग्रेड होते हैं, तो ये बात हमें पता है सीडीके डिग्रेड नहीं होते, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एक था साइक्लिन सीडीके दोनों डिग्रेड होते हैं, तो ये बात भी गलत है क्योंकि दोनों भी डिग्रेड नहीं होते हैं। ठीक है, 5 स्टेटमेंट थे। एक स्टेटमेंट था कि जो रेटिनोब्लास्टोमा और E2F जो है वर्क करते हैं, E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को सप्रेस करके रखता है रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन, आरबी प्रोटीन। तो ये एक्चुअली G1S चेक पॉइंट पर काम करता है वैसे तो, ठीक है, या G1 चेक पॉइंट में ये काम करता है, लेकिन वहां ऑप्शन में दिया गया था कि ये G2M चेक पॉइंट पर काम करते हैं, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट था। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट था कि SIC को इनहिबिट करके जो है G1 से S फेज में ट्रांजिशन होता है सेल साइकिल का, तो ये बात एकदम ठीक थी। तो ऐसे करके 3 ऑप्शंस टोटल करेक्ट थे, लाइक इफ आई से A करेक्ट है या B करेक्ट है, अभी जो एक मैंने बोला उसके अकॉर्डिंग नहीं, बट A और B कॉमन थे, उसके अलावा फिर हमें चूज करना था कि ये स्टेटमेंट सही है या ये सही है। तो RB E2F नो डाउट सप्रेस करते हैं सेल साइकिल को, लेकिन G1S फेज में, ना कि G2M फेज में, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी। ई ऑप्शन जो था वो करेक्ट रहेगा, SIC कॉम्प्लेक्स वाला। तो सेल साइकिल पर एक क्वेश्चन था। चलिए कुछ और टॉपिक्स पर मूव करते हैं। एग्जैक्टली देखिए, आई वाज डिस्कसिंग ओनली द मेमोरी बेस्ड टॉपिक, सो एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन थे वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली जो है यही ऑप्शंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। रिस्पॉन्स शीट आने पर एग्जैक्टली आप देख पाएंगे। एक बेसिक सा क्वेश्चन था कि CO2 का रिजर्वियर क्या होता है, तो ओशन होगा CO2 का रिजर्वियर, अगर ओवरऑल हम बात करें हर एक फॉर्म में। एक क्वेश्चन कोप 2 पर था, कोप 2 पार्टिकल जो होते हैं, तो वो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था कि लाइक कोप 2 के प्रोटीन कौन कौन से हैं, या कोप 2 कहां से कहां ले जाता है, जो है बेसिकली एंटायरोग्रेड पाथवे में कोप 2 होते हैं, यानी ER से गोल्जी की तरफ। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन थे कोप 2 पर भी। अब एग्जैक्टली क्वेश्चन मुझे नहीं याद क्या है, बट कोप 2 पर भी एक क्वेश्चन था जिसमें कुछ स्टेटमेंट्स ही चूज करने थे, तो ऑफकोर्स जो इनकरेक्ट होंगे या करेक्ट होंगे उनको हमें मार्क करना था, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। तो कोप 2 अगर आपने पढ़ा हुआ इंटेरोग्रेट पाथ है, सो इजीली आप कर सकते थे। एक क्वेश्चन डायरेक्शनल एवोल्यूशन पर था कि ग्राफ था और बीक साइज बढ़ते जा रहे थे, तो ये डायरेक्शनल एवोल्यूशन को जो है, इवोल्यूशन को ये शो करता है। एक IP3 डैग पाथवे पे था, GPCR और IP3 डैग पर, वो भी एक इजी सा ही पाथवे था। उसमें भी हालांकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था कि लाइक जो फॉस्फोलाइपेज C बीटा है वो क्लीव करेगा PIP2 को, और जो है डैग बनाएगा और IP3 बनाएगा।
तो उसमें ये लिखा गया था कि IP3 जाकर बाइंड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर पर। तो ये स्टेटमेंट उसमें गलत था, क्योंकि IP3 जो है ER के रिसेप्टर से बाइंड करता है। IP3 का जो रिसेप्टर होता है वो ER पर होता है, ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो केवल एक इसी ऑप्शन को देखिए एलिमिनेट करके ज्यादातर आंसर आप ला सकते हैं CSIR नेट में। तो यहाँ ये इनकरेक्ट था इसके बेसिस पर, क्योंकि ये सब बाकी सभी ऑप्शंस में दिया गया था और हमें करेक्ट चूज करना था। तो जिसमें ये नहीं है इट मींस हमारा वही करेक्ट है, क्योंकि ये बात गलत है कि IP3 जाकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाइंड होता है। तो डैग जो एक्चुअली वो बाइंडेड रहता है और वो फॉस्फोकाइनेज जो आपके होते हैं प्रोटीन्स फॉस्फोकाइनेज C उनको एक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ पर केवल एक स्टेटमेंट को एलिमिनेट करके आंसर आ सकता था। इसके अलावा न्यूक्लियस की सिग्नलिंग पूछी थी, इंपोर्ट इनटू न्यूक्लियस का तो लाइसिन रिच होगा, एंड जो न्यूक्लियस इंपोर्ट सिग्नल है। एक आइलैंड बायोजियोग्राफी थ्योरी पर हालांकि 2 क्वेश्चन थे, एक जो है उसके ऑप्शंस नहीं अभी आप रिस्पॉन्स शीट में देख पाएंगे, नहीं है याद, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स था आइलैंड बायोजियोग्राफी में। तो वहां कोई एक स्टेटमेंट दी गई होगी एग्जाम में और उसके ऑप्शंस दिए गए थे, तो उनमें से जो है चूज करना था। और एक मैच द फॉलोइंग में भी बताया गया है कि आइलैंड बायोजियोग्राफी मैच द फॉलोइंग में भी पूछा था। तो किस ऑथर ने दिया था बेसिकली, तो ये आपका जो है मैकआर्थर ने और विलियमसन ने जो इसको दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग मैच द फॉलोइंग में इजीली क्वेश्चन हो सकता था। स्टेम सेल पर भी एक क्वेश्चन था। स्टेम सेल के बारे में स्टेटमेंट्स थे, क्या वो प्रोलिफरेट कर सकते हैं या जो है इरेगुलर स्टेम सेल डिफरेंशिएशन क्या है, इरेगुलर पैटर्न क्या है, और भी इस तरह से स्टेम सेल्स पर कुछ स्टेटमेंट्स थी। तो बहुत बेसिक थी, जिन्होंने डेव बायो या जूलॉजी के स्टूडेंट जो है वो इजीली इसको कर सकते थे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को। लिम्ब डेवलपमेंट और नेल्स इन डक्ली पे क्वेश्चन था एग्जैक्टली। तो ये भी अगेन एक थोड़ा सा जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, जिसमें एक डिजीज के बारे में कहा गया था कि नेल्स इन डक्ली से कौन कौन से एसोसिएटेड है प्रोटीन। तो काफी सारे प्रोटीन दिए गए थे, नो डाउट जो डी क्लास के प्रोटीन होते हैं 13D वाले वो तो है ही है, साथ ही साथ कुछ और भी हमें लिंक करने थे। तो एग्जैक्टली जो ऑप्शन होंगे कि रेटिनोइक एसिड था या WNT7A था। तो देखो वैसे तो नेल्स इंडक्टली में हम वेंट्रल और डॉर्सल सरफेस भी देखेंगे, उसके साथ साथ हम जो पोस्टीरियर एंटीरियर एक्सिस को भी, साथ ही साथ हम प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड का भी कंसेप्ट जो है वो रखेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग 4 या 5 ऑप्शंस में से किस किस का लिंक था, तो ये ऑफिशियल आंसर की में ही क्लियर हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि नो डाउट लिम्ब डेवलपमेंट में तो सभी जीन्स काम करते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर के भी, डॉर्सल वेंट्रल के भी। तो डायरेक्टली तो वेंट्रल और डॉर्सल का ही रोल है नेल्स इन डक्ली में, क्योंकि दोनों जो साइड होती है वो वेंट्रल बनती है, जबकि नेल्स जो है वो डॉर्सल साइड में बनने चाहिए। एक HIV वायरस पर क्वेश्चन था, वायरस के कोड प्रोटीन के बारे में। एक इंडियन वैक्सीन जो है हमारी कोवैक्सिन, उसके बारे में था कि उसमें एक्चुअली होता क्या है, क्या कोई एडिनो वायरस है चिंपैंजी से, जैसा कि जो दूसरी वैक्सीन है एस्ट्राजेनिका, जिसे हम यहाँ कोविशील्ड भी कहते हैं। तो इसमें बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग इसमें तो जो है इनएक्टिवेटेड वायरस ही है, तो वही आंसर होना चाहिए था। एक माइक्रोट्यूब्यूल पर क्वेश्चन था कि ऑर्गेनेली बेसिकली गोल्जी बॉडी को सेल के अंदर कौन ट्रांसपोर्ट कराता है एक जगह से दूसरी जगह। तो साइटोस्केलेटन में भी माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो ऑर्गेनेलीज को ट्रांसपोर्ट कराने का काम करते हैं, साथ ही साथ कार्गो की यानी जो प्रोटीन्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह उनको भी माइक्रोट्यूब्यूल जो वो कैरी कराते हैं। साइनाइड पर एक क्वेश्चन था बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के साथ, कि साइनाइड जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कैसे अफेक्ट करता है। तो 4 ऑप्शन थे, नो डाउट कॉम्प्लेक्स 4 को ये ब्लॉक करता है, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को भी ब्लॉक करता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल रेप्लिकेशन और माइटोकॉन्ड्रियल जो है ट्रांसपोर्ट यानी टिमटो, क्या उनको भी ब्लॉक करता है, ऐसा उसमें पूछा गया था। तो ये नहीं ब्लॉक करता, ये ब्लॉक नहीं करता। तो मेरे अकॉर्डिंग A और B उसका जो है करेक्ट स्टेटमेंट थे, यानी ये 2 स्टेटमेंट जो थे, कॉम्प्लेक्स 4 को ब्लॉक करना और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को ब्लॉक करना, एक ऐसा क्वेश्चन भी जो है वो पूछा गया था 4 मार्क्स में। ये जो है मैं मिक्स क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, इनमें कुछ 2 मार्क्स में थे, कुछ 4 मार्क्स में, यानी कुछ पार्ट B में और कुछ पार्ट C में। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल किससे ड्राइव होते हैं, ICM से। तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कहां से ड्राइव होते हैं, भी क्वेश्चन था। एक क्री लॉक्स रिकॉम्बिनेशन पर क्वेश्चन था, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट पूछा नहीं गया था कि इन्वर्जन होगा डिलीशन होगा जैसा कि हर साल पूछा जाता है। यहाँ स्टेटमेंट दिए गए थे कि 2 लॉक साइट एक ही डायरेक्शन में है तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या इन्वर्जन होगा। तो उन्होंने कहा था अपोजिट डायरेक्शन में तो इन्वर्जन होगा, बिल्कुल होगा। सेम जा रहे हैं तो डिलीशन होगा, बिल्कुल होगा, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट था। फिर एक स्टेटमेंट था कि लॉक साइड जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं, तो कुछ एक शॉर्ट स्ट्रेच होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, तो ये बात भी एकदम सही थी। चौथा स्टेटमेंट था कि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था, तो 3 तो क्योंकि करेक्ट हो गए। 4th था कि क्रीलॉक्स को ट्रांसलोकेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। सॉरी, वहां पर लिखा था कि इसको ट्रांसलोकेशन के लिए नहीं यूज किया जा सकता, तो हम जानते हैं कि किया जा सकता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी।
स्टेटमेंट ये देना कि इसको ट्रांसलोकेशन के लिए यूज नहीं किया जा सकता, ये बात गलत है, यही जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट था, तो वही जो होगा आंसर होगा। एक क्वेश्चन जो है वो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी पर भी था, अगेन दैट द सेम थिंग, वो रिस्पॉन्स शीट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन था क्या। कुछ डिस्टेंस दिए गए थे, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी और सेंटीमॉर्गन में डिस्टेंस थे, उनको आप इजीली रिलेट कर सकते थे। ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड पूछा गया था, रिसर्च फैक्टर दिया था, साथ ही साथ एक कोई केस स्टडी दी थी हॉस्पिटल की कि मदर का ये ब्लड ग्रुप है, फादर का ये, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज क्या है, क्या हो सकते हैं, तो उसमें जो है रिसर्च फैक्टर और वो फाइनली ऑप्शंस देखने के बाद पता चलेगा कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी थी। तो एक ब्लड ग्रुप पर भी क्वेश्चन था। एक था कि डीएनए के लिए कौन सी टेक्निक यूज नहीं की जा सकती, तो उसमें काफी सारे टेक्निक दिए थे, लाइक एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी एंड कुछ ऐसे टेक्निक्स थे जो डीएनए के लिए बेसिकली यूज हो जाते हैं, बट वेस्टर्न ब्लॉट जो है वो डीएनए के लिए यूज नहीं होता, तो वो आंसर था उसका। एक था कि रुबिस्को की स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट किससे मिलकर बनते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी सारे एग्जाम्स में ये पूछा भी जाता है। रुबिस्को एक एंजाइम है जो फोटोसिंथेसिस करता है, डार्क रिएक्शंस कराता है, जैसे C3, C4, कैम पाथवे सभी में रुबिस्को होता है। मेनली C3 प्लांट्स में जो है मेन एंजाइम है ये, जो कार्बोक्सिलेज या ऑक्सीजनेज दोनों की तरह बिहेव करता है। तो रुबिस्को क्योंकि एक प्रोटीन एक एंजाइम है, तो दो सब यूनिट होते हैं, एक लार्ज और एक स्मॉल। तो लार्ज वाली जो सब यूनिट है वो क्लोरोप्लास्ट डीएनए से ही सिंथेसाइज होती है, जबकि जो स्मॉल सब यूनिट है वो न्यूक्लियर है। यही एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो एक था कि ग्लूकोसिनोलेट्स को कौन, इससे अपोजिट पूछा गया था कि जो है ग्लूकोसाइडेज, ठीक है, मिरोसिनेज एक तरह की पर्टिकुलर कैटेगरी पूछी गई थी, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम, तो वो किसे ब्रेक डाउन करती है, कुछ प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की कैटेगरी दी गई थी। तो उसमें यूजुअली अगर आप जज भी करते कि ग्लूकोसाइडेज हैं, तो वो ग्लूकोसिनोलेट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। ये प्लांट मेटाबोलाइट्स की कैटेगरी है ग्लूकोसिनोलेट्स, इन पर वो एंजाइम जो वो वर्क करता है। उसके अलावा जो है इक्वेशन सीड मैचुरेशन और जिब्रेलिन पर था, तो वहां दिया गया था कि जिब्रेलिन और एबीए दोनों सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करते हैं, तो ऐसा नहीं है, एक तो वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी और ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट रहा होगा, वो भी क्वेश्चन आने के बाद पता चलेगा एग्जैक्टली। तो एक क्वेश्चन जो है वो सीड, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट थे, 4 से 5 स्टेटमेंट में थे, तो एक सीड जर्मिनेशन पर एक क्वेश्चन था प्लांट से ही। So these were some questions which were asked in the part 2. कुछ part 1 के क्वेश्चन भी, part A के क्वेश्चन भी मैं बता देता हूं। अगर इनमें से आपने जो है कुछ किए होंगे अटेम्प्ट, होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। पार्ट ए में स्क्वायर काउंटिंग का एक क्वेश्चन था, वहां 29 स्क्वायर थे टोटल, मुझे एग्जैक्ट डायग्राम नहीं पता, बताया गया कि स्क्वायर क्वेश्चन थे, तो उसमें टोटल 29 स्क्वायर रहे होंगे। एक क्वेश्चन था जिसमें ग्राफ दिया गया था और परसेंटेज पूछी गई थी कि क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो कुछ इस तरह से घट रहा था पैटर्न में हर साल, तो सबसे ज्यादा किस ईयर में घटा होगा। तो देखिए जब अमाउंट सेम होता है, लाइक यहाँ 50 है, यहाँ 45 है, यहाँ 40 है, तो रिडक्शन का परसेंटेज जो है जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वो और बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो है देखिए 100 से 95 होने पर कोई भी क्वांटिटी केवल 5% ही रिड्यूस हुई, लेकिन कोई क्वांटिटी जब 50 से और जो है मान लीजिए 45 हुई है, तो वही परसेंटेज स्लाइटली इंक्रीज हुआ है, क्योंकि क्वांटिटी यहाँ ओरिजिनल कम हो चुकी है। तो जो लीस्ट ईयर था, जो सबसे इधर ईयर दिया गया था 2004, दैट विल बी द आंसर अकॉर्डिंग टू दोस ग्राफ। तो पार्ट ए में एक ऐसा भी क्वेश्चन था। एक ट्रैक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन था, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है कि 4 मीटर का ट्रैक है, उस पर 3 मीटर की कार है, तो उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो ऐसे केसेस में हमेशा ऐड कर दी जाती है डिस्टेंस, ये एक ट्रिक होता है, पता होगा आपको, कि कोई भी ट्रैक का लेंथ है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसको ऐड कर दिया गया। 7 मीटर को क्रॉस करने में 7 मीटर पर सेकेंड, तो 1 ही सेकेंड लगेगा। एक ऐसा भी इसमें जो था क्वेश्चन था। एक था जर्नी के ऊपर, एक बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, रिस्पॉन्स शीट जब भी आए उसमें मैं आपको आंसर डिस्कस करता हूँ। 48 आवर्स था उसमें, कि एक पर्सन किसी एक पर्टिकुलर कंट्री से जाता है दूसरी जगह पर, बहुत सा उसको टाइम लगता है, तो उसमें कुछ स्पेशल केसेस दिए गए थे, इतना टाइम मेंशन नहीं किया गया था कि यहाँ इतना है, 10 घंटे पीछे दूसरा जो है कंट्री चल रहा है। ऐसे ही एक प्लेट का क्वेश्चन भी था, उसका भी मुझे जो है एग्जैक्टली नंबर्स याद नहीं है, कि एक प्लेट है उसमें कुछ होल कर दिए गए, तो वो रिड्यूस होगा, वहां आपको सरफेस एरिया प्लेट का काउंट करना है और छोटे छोटे टुकड़ों का सरफेस एरिया काउंट करना है। वॉल्यूम पूरे प्लेट का भी दिया गया था, वेट और उन टुकड़ों का भी, तो उसको हम रिड्यूस कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा फाइनली। तो प्लेट पर एक क्वेश्चन था। इंटीजर का एक क्वेश्चन था कि
कुछ 3 इंटीजर हैं जिनका जो टोटल है वो 6 है, तो उनके स्क्वायर्स का टोटल क्या होगा, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर ऑफ कोर्स, सो उसका आंसर आएगा 14, जो 1 + 2 + 3 वाले थे। एक ऐसा भी क्वेश्चन था। एक PQR पर था कि P और Q की वैल्यू दी गए थे, पूछा गया था कि कैलकुलेट किया जा सकता है PQR को, तो ऑफ कोर्स उसमें कैलकुलेट किया जा सकता था, उसमें -1 जो है वो आंसर रहेगा कैलकुलेट करने के बाद। तो ये भी एक क्वेश्चन था, यानी वो ऐसा नहीं है कि वो काउंटेबल नहीं था, मतलब जो है नहीं उसको हम फाइंड कर सकते थे, दैट वाज अप टू द मार्क्स, उसको फाइंड कर सकते थे हम। एक टिकट चेकिंग के ऊपर क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी थी कि बिना टिकट ट्रैवल करने की प्रोबेबिलिटी 1/10 है, ठीक है, और अगर कोई 4 बार ट्रैवल करे, एक बार भी ना पकड़ा जाए, सॉरी एटलीस्ट एक बार पकड़ा जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देखिए एक बार भी ना पकड़े जाने की 1/10 है, 4 बार ट्रैवल करेंगे तो एक बार भी ना पकड़े जाने की 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10, क्योंकि पकड़े जाने की 1/10 है तो ना पकड़े जाने की होगी 1 - 1/10, दैट इज 9/10। एक बार ट्रैवल करे और ना पकड़ा जाए 9/10, पकड़ा जाए 1/10 विदाउट ट्रैवल करने, विदाउट टिकट ट्रैवलिंग पर, तो 9/10 इंटू में 4, एक बार भी ना पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी है 9/10⁴, यानी 0.9 इंटू पावर 4। अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि कम से कम एक बार जरूर पकड़ा जाए, तो ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एक बार भी ना पकड़े जाने की, इसको हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग दैट वाज द आंसर 1 - 0.9 इंटू 4। इसके अलावा पार्ट 1 में एक क्वेश्चन था 2 टू पावर 3 × 2 था, सो इसका आंसर जो 2 की पावर 16 रहेगा। These were some questions from the part 1 also, so it was some memory based question based on the